तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरएलपी के स्टैंड ने सियासी माहौल को टाइट कर दिया है। आरएलपी ने यहां से खुलकर बीजेपी का समर्थन करने की बात कही है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी इसे अलग ही विवाद बताया। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट पर आरएलपी किसके समीकरण बिगाड़ देगी, ये खास रिपोर्ट देखिए। ये सियासी अदावत की लड़ाई है, अपने के दिए धोखे का बदला है। ये आरएलपी का बाड़मेर पर स्टैंड है, जिसने कांटे के मुकाबले में फंसी सीट के समीकरण को गड़बड़ा दिया है। वैसे तो रेगिस्तान में आरएलपी कांग्रेस की सियासी नाव को खींच रही है, लेकिन बाड़मेर सीट पर आरएलपी ने बीजेपी का समर्थन किया है। बीजेपी के समर्थन का ऐलान भी खुल्लम खुल्ला किया गया है। उन्होंने हमारे आरएलपी के प्रमुख को यहाँ बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा, उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो कार्यकर्ता स्वयं ये समझ गए कि जो हमारे आरएलपी के जो प्रमुख है उनसे ही उनको तकलीफ है, तो हमसे तो निश्चित तौर पर होनी है। हमारी पार्टी को उन्होंने तोड़ा है, तो वो एक गुस्सा है और निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से हम खिलाफ जीवित जिताएंगे। पूरे प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन है। खुद हनुमान बेनीवाल भी कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बाड़मेर सीट को लेकर आरएलपी का यह बयान कांग्रेस के लिए भी झटका हो सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने फोन पर जो बताया है वो कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुरानी अदावत की लड़ाई है, जिसमें धोखा है, जिसमें सियासी संघर्ष से लेकर पूर्व में हुए हनुमान बेनीवाल पर जानलेवा हमले का दर्द भी है। आप बेनीवाल को भी सुनिए। वो जो बाड़मेर का झगड़ा है, ये उम्मीदवार पहले आरएलपी के उम्मीदवार थे, बिल्कुल, और उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी में आरएलपी को तोड़ के उम्मीदवार को ले गए। पहले मेरिट अलायंस की बात चली थी, वो बाड़मेर नागौर दोनों सीटों में सहमति बन गई थी, और बाद में कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेताओं ने, जिसमें हरीश चौधरी 1-2 लोग थे, इन लोगों ने पार्टी को तोड़ के और इसको शामिल करा लिया कांग्रेस में। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि हमने तो कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, हम कांग्रेस के साथ भी हैं, लेकिन विवाद उम्मेदाराम बेनीवाल से है। तो बच्चे आपस में एकजुट नहीं है। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि वहां जाके कोई इनके सभा करता है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अरे बच्चों के ग्रुप पड़ गए आपस में, बच्चे एकजुट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे एकजुट नहीं हो रहे। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, ये उनका वहां का आर्थिक झगड़ा है, उसके अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो बाकी जगह प्रचार करके आया हूँ ना, कांग्रेस पार्टी के सब जगह वोट मांग के आया। हाँ। मैं चाह रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी को बार बार कह रहा था, मैंने कहा बाड़मेर में जाके और कोई ऐसा काम करें कि इनके आपस में बैठक हो, कि उम्मीदवार हम अकेला भाग गया था ना, पूछ के तो गया नहीं। हाँ। इन लोगों के मन में ये पीड़ा है। बाड़मेर मरुधरा की एकमात्र सीट, जिस पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। गुरुवार को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अब बाड़मेर में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस सीट पर एक तरफ उम्मेदाराम बेनीवाल हैं, जो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखना 4 जून को होगा कि इस सीट पर किसका दांव सही बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रवासी राजस्थानी काफी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। दूसरे चरण के तहत तकरीबन 10 लाख प्रवासी राजस्थानी वोटर हैं। पश्चिमी राजस्थान की 4 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां इनको साधने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी प्रकोष्ठ अपने वोट बैंक को साधने में जुटा है और पश्चिमी राजस्थान के जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर में मूल निवास करने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग अलग हिस्सों से 700 से 800 बसें लगाई गई हैं। मतदान से पहले कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए, इसे लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो इस बार दूसरे चरण की वोटिंग में अपना महत्वपूर्ण मतदान करेंगे। लोकतंत्र का पर्व है, तो हम भी उसको मनाने के लिए आ गए, यहाँ पे उसमें भागीदार बनने के लिए आ गए। लंदन बहुत दूर है,
और क्या काम करते हैं और किस उद्देश्य से आए, किस पर्पज से आए? मैं लंदन में बिजनेस करता हूँ और उद्देश्य भारत आने का है, लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना, इस बार मोदी जी को जिताना। मैंने एक वीडियो बाइट भी दिया था लंदन से हमारे गजुबना के लिए। हमने बोला था कि जोधपुर में नरेंद्र और भारत में गजेंद्र, और जो मोदी जी ने काम किया है विदेश में, मीन्स अब भारत छोड़िए, हम वहाँ बाहर रहते हैं, हमको पता है कि उन्होंने जो एकीकरण किया है भारतीय लोगों का, भारतीय समुदाय का। एक जमाना था 2008-9 में जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पे 500 से 700 लोग आते थे एम्बेसी के अंदर। आज की तारीख में वर्किंग डे के अंदर वहां पे 15-15 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतना मोदी जी का जो मूवमेंट है 2014 के बाद जो लंदन या विदेश की कोई भी सिटी में उन्होंने जो किया है, तो उसमें मीन्स वो प्रभाव देखते हुए उनको लगा कि इसमें भागीदार होना चाहिए। मैं यहाँ आदरणीय अपने पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, इनको पूरे देश आज बहुत ही बड़े पैमाने पे एक बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। उस यज्ञ में मतदान रूपी जो हर आदमी अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं, वो आहुति डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और गजुबना यहाँ से खड़े हैं, उनको समर्थन देने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ प्रोत्साहित कर सकूँ, उसके लिए मैं यहाँ आया। सब ऐसा है कि पिछले 1 महीने से कमल जी भाई साहब के सानिध्य में मैं ये काम कर रहा हूँ। लगभग 700 बसों का जिम्मा मेरे को भाई साहब ने सौंपा हुआ है, जिसमें अहमदाबाद है, सूरत है, वापी है और पूना है और कुछ नए और भी जुड़े हैं। तो वहाँ से सब जगह बसें आ रही है। उदयपुर आ रही है, सिरोही आ रही है, पाली आ रही है, भीलवाड़ा आ रही है और कई कस्बे हैं जहाँ बसें पहुँच भी गई हैं, कुछ बसें पहुँच रही है। तो जितना हो सकता है कि भाई साहब का प्रयास था कि 35,000 वोटिंग मतलब अपने बसों के माध्यम से आनी है, तो वो पूरे उसी प्रयास पे लगे हुए हैं, रात दिन और इसी प्रयास पे लगे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं वहाँ? कोऑर्डिनेशन तो सर ऐसा है कि हमारे वहाँ पे जो प्रवक्ता हैं, जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, वो भी हमको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी हमको फोन आ रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले फोन टैपिंग मामले में उनके बयानों ने सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर बाहर आया फोन टैपिंग का जिन। गहलोत के पूर्व ओएसडी का बड़ा पर्दाफाश। लोकेश शर्मा का बयान, सियासी घमासान। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजस्थान की सियासत में एक बार फिर ऑडियो बम फूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक के बाद एक कई बड़े पर्दाफाश किए हैं और अशोक गहलोत पर आरोप लगाए कि सीएम रहते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ साजिश रची गई थी और उनके फोन टैप करवाए गए थे और इन सभी के मोबाइल सर्विलांस पर थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। लोकेश शर्मा का दावा है कि अशोक गहलोत ने ही फोन टैपिंग का पूरा षड्यंत्र रचा था और उनका मकसद सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करना था। उन्होंने दावा किया है कि अशोक गहलोत ने उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप्स थी और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की गई थी और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने ही कहा था।
हाँ साहब, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर CMR का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, CMR का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लोकेश शर्मा के इन तूफानी बयानों से सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी। अशोक गहलोत साहब के OSD ने जिस तरह की बातें कही हैं और उन्होंने जो खुलासा किया है, वो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वो आपके सामने है कि हम कितना राजनीति में कैसा करते हैं, ये सभी आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। वहीं कांग्रेस ने लोकेश शर्मा के बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे गलत बताया है। ऑडियो कोई कुछ बना सकता, ऑडियो में क्या है, ऑडियो में दम है क्या? जिसमें ऑडियो में दम है हमारे शेखावत साहब का, जो सरकार गिरा देते हमारी, अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान और ये गजेंद्र सिंह शेखावत, वो ऑडियो लेके फिरा ना CBI हमारे ACB वाले, अभी तक कोई संबंध नहीं दे रहे। वो किसमें क्या दम होता है? चुनाव के पहले जीतने के लिए हथकंडे किए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हथकंडों की। एस्टैब्लिश इस तरीके से किया जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री के CM हाउस के अंदर ये साजिश रची जा रही है, इस तरीके से। भाई मैंने कहा हमको कौन क्या बोलता है, कौन कब ज्वाइन कर रहा है BJP, पता ही नहीं पड़ता है। जैसे करप्शन की शिकायत हमारे ऊपर होती है नेताओं पर, जैसे जाओ BJP में आप वॉशिंग मशीन लगी हुई है, आप बिल्कुल पाक साहब निकल जाते हो। आप हैं कौन? एक कर्मचारी, पुरानी सरकार के, वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस व्यक्ति के खिलाफ। क्या कर रही है राजस्थान की सरकार? कल आपके सचिवालय का कोई व्यक्ति इस तरह से आके और मुख्यमंत्री के फोन टेप कैसे कर सकते हो आप? और आप कह रहे हो कि सर्वलाल, मैं राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर था उनकी सरकार में, कोई सरकार में फोन टेपिंग नहीं होती थी। फालतू की बातें करता है। और आज कल वोटिंग है और बीजेपी वाले पहले तो ईडी, इनकम टैक्स, CBI को आधार बनाकर लोगों को डराते थे। अभी ऐसे जो कमजोर लोग हैं जिनको पता नहीं कोई लालच दिया या डराया है, पता नहीं क्या किया, वो पेपर लीक पर भी बोल रहे हैं, सब पर बोल रहे हैं। तो तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे लोकेश शर्मा अब उनके धुर विरोधी बन गए हैं और अपने पास मौजूद सबूतों को वो जांच एजेंसियों को देने की बात कर रहे हैं। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। वहीं मामले में अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखना यह होगा कि लोकेश शर्मा के बयानों पर आगे और कितनी सियासत होती है।